नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द इंडियन टीवी में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत पाक सीमा पर गरजे राफेल और दागी गई मिसाइलें। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है। भारत पाक सीमा पर राफेल ने दाग दिया है डमी मिसाइल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एलएसी पर 10,000 सैनिकों की तैनाती करेगा भारत। आर्मी जनरल ने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है देश की सेना। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान ठंड के मौसम का उठाना चाहता है फायदा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारत पाक सीमा पर गरजी राफेल, दागी डमी मिसाइल। जी हां दोस्तों, भारत पाक सीमा के पास गुरुवार को राफेल विमानों की गरज सुनाई दी। इस फाइटर जेट ने टारगेट पर डमी मिसाइलें भी गिराई। इनके साथ भारतीय सुखोई 30 और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ये नजारा था भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास का। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भी लड़ाकू विमानों में उड़ान भरी। राजस्थान के जोधपुर में इस समय 5 दिवसीय भारत और फ्रांस की वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। इस युद्धाभ्यास का नाम एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 दिया गया है। इस युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय और फ्रांसीसी सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। बुधवार को शुरू हुए इस युद्धाभ्यास से सीमा पार तक हलचल है, क्योंकि भारतीय लड़ाकू विमान जब एक साथ उड़ते हैं और आसमान में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं तब वो बेहद शानदार होता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि राफेल और सुखोई 30 लड़ाकू विमान भारतीय आकाश की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स हैं। फ्रांस की तरफ से राफेल, एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट और A400M टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विमानों ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया। वहीं भारत की तरफ से राफेल, सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने अपना युद्ध कौशल दिखाया। यह युद्धाभ्यास ऐसे समय शुरू हुआ है जब भारतीय वायुसेना अपने सभी बेस पर ऑपरेशनल तैयारी का प्रदर्शन कर रहा है। लद्दाख में हुए सीमा विवाद के बाद भारतीय वायुसेना ने अपने सभी बेस को अलर्ट कर दिया था। कुछ फाइटर जेट सीमा के पास स्थित बेस पर तैनात कर दिए गए थे। इसके अलावा लेह में राफेल, सुखोई और मिराज विमानों ने सॉटी भी की थी। जोधपुर में हो रही युद्धाभ्यास के दौरान भारत और फ्रांस दोनों देशों की वायुसेना ने राफेल विमानों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर 10,000 सैनिकों की तैनाती करेगा भारत। आर्मी जनरल ने कहा, चुनौतियों से निपटने के लिए सेना तैयार। जी हां दोस्तों, इस साल के अंत तक पूर्वोत्तर भारत के बॉर्डर इलाकों में सेना के 10,000 जवानों की तैनाती की जाएगी। ये सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा के साथ साथ पूर्वी क्षेत्र में चीनी खतरे से निपटने और इलाके में पहले से डटे सैनिकों की सहायता के लिए तैनात होंगे। इससे पहले 12 जनवरी को अपने एक बयान में आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था कि भारतीय सेना केवल पूर्वी लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरी एलएसी पर उच्च स्तर की निगरानी रख रही है। सेना एलएसी पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। इधर सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने गुरुवार को कहा है कि भारत को कद बढ़ने के साथ ज्यादा सुरक्षा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रणनीतिक दबदबा कायम रखने के लिए रक्षा निर्माण क्षमताओं में वृद्धि करनी होगी, क्योंकि दूसरे देशों पर हथियारों के लिए निर्भरता से संकट के समय में जोखिम बढ़ सकता है। सेना उद्योग भागीदारी पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि सुरक्षा बलों को 2020 में कोविड-19 महामारी और उत्तरी सीमाओं पर अस्थिरता की दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा तथा आत्मनिर्भरता पर सरकार के ध्यान देने से देश के समग्र रणनीतिक लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिद्वंदियों के साथ सीमाओं को लेकर अनसुलझे मुद्दे और पूर्व में हो चुके युद्ध के मद्देनजर हमें छद्म युद्ध तथा वामपंथी उग्रवाद जैसी चुनौतियों से भी निपटना पड़ सकता है। उन्होंने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर द्वारा आयोजित सेमिनार में कहा, भारत एशिया में, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में उभरता हुआ क्षेत्रीय वैश्विक ताकत है। जैसे जैसे हमारा दर्जा और प्रभाव बढ़ता जाएगा, हमें ज्यादा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान ठंड के मौसम को उठाना चाहता है फायदा। जी हां दोस्तों, समूचे उत्तर भारत में ठंड के साथ कोहरे ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं पाकिस्तान इन मौसम का फायदा उठाकर गणतंत्र दिवस से ठीक पहले जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ज्यादा आतंकी घुसपैठ कराने की फिराक में है। पूरे उत्तर भारत की तरह जम्मू भी शीतलहर के प्रकोप में है। शीतलहर के चलते न केवल प्रदेश में ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है, बल्कि कोहरे की घनी चादर ने भी यहाँ लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है। सीमा पर कोहरे और जंगली घास ने यहाँ के सीमा प्रहरियों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान ने जम्मू के सांबा, कठुआ में सटी अपनी सीमा पर कई लॉन्चिंग पैड एक्टिव किए हैं, जहां पर करीब 150 से 200 आतंकी भारत में घुसने की फिराक में है। वहीं
सीमा पर ड्यूटी दे रहे बीएसएफ के जवानों के लिए यह कोहरा और मौसम अलग ही चुनौती लेकर आया है। पाकिस्तान पहले ही न केवल सीमा पर घुसपैठ कराने की फिराक में रहता है, बल्कि सुरंग खोदकर भी आतंकियों को इस पार भेजने की कोशिश में रहता है। वहीं सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों का काम पाकिस्तानी ड्रोन ने भी बढ़ा दिया है। सीमा पर हथियार और गोला बारूद भारत में पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ड्रोन भी उड़ा रहा है। ऐसे में मौसम की विपरीत परिस्थितियां यहां के जवानों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। सीमा पर बेशक पाकिस्तान की तरफ से चुनौतियां कई हों, लेकिन यहां तैनात बीएसएफ के जवान हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। जवानों का दावा है कि पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए बीएसएफ के जवान सीमा पर डटे हुए हैं। सीमा पर तैनात जवानों का कहना है कि ट्रेनिंग के दौरान ही उन्हें इस तरह की विपरीत मौसम की परिस्थितियों और दुश्मन पर नजर रखने की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके चलते पाकिस्तान कभी भी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होता। गणतंत्र दिवस के आसपास पाकिस्तान के इस साजिश से निपटने के लिए न केवल सुरक्षा बलों ने सीमा पर मुस्तैदी तेज कर दी है, बल्कि सीमा से शहर तक के रास्तों पर भी विशेष नाके लगाए गए हैं। वहीं सीमा और आसपास के इलाकों में हर अनजान शख्स पर भी नजर रखी जा रही है और कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता सरकार को फिर झटका, चुनाव से पहले एक और मंत्री ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस में इस्तीफा देने की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को ममता सरकार में वन मंत्री राजीव बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। अपने इस्तीफे में राजीव बनर्जी ने लिखा, पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करना उनके लिए गर्वदायी रहा। वह इस मौके के लिए सभी का धन्यवाद देते हैं। राजीव बनर्जी पिछली कई कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपना पद छोड़ सकते हैं। हालांकि अभी उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले लगातार तृणमूल कांग्रेस के नेता पद छोड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी पहले ही इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में अपनी कमान संभाल चुके हैं। कुछ दिन पहले ही लक्ष्मी रत्न शुक्ला ने अपना मंत्री पद भी छोड़ दिया था। तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक, स्थानीय नेता भी पार्टी का पद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। गौरतलब है कि इसी हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल में राजनीतिक दौरा है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि टीएमसी के कई नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएस के नए राष्ट्रपति बाइडेन का भारत पर आया पहला बयान, रिश्तों में मजबूती पर दिया जोर, पाक चीन की चिंता बढ़नी तय। जी हां दोस्तों, अमेरिका की नई सरकार की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिससे भारत विरोधी चीन और पाकिस्तान की चिंताएं बढ़नी तय है। अमेरिका ने भारत को अहम साझेदार बताते हुए कहा है कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। चीन और उसका गुलाम पाकिस्तान इस मुगालते में थे कि ट्रंप की विदाई के साथ भारत अमेरिका के रिश्ते प्रभावित होंगे, जिसका लाभ किसी न किसी रूप से उन्हें मिलेगा। हालांकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि जो बाइडेन भारत के साथ रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। कई बार किया है इंडिया का दौरा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले जो बाइडेन भारत अमेरिका के बीच सफल द्विपक्षीय संबंधों का सम्मान करते हैं। दैनिक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कई बार भारत का दौरा किया है। वह भारत के साथ अमेरिका के संबंधों का सम्मान करते हैं और यह आगे भी जारी रहेगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी खतरे से निपटने की तैयारी, पूर्वोत्तर राज्यों से सैनिक हटाकर एलएसी पर 10,000 जवान तैनात करेगी सेना। जी हां दोस्तों, बीते कुछ सालों में पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा की स्थिति सुधरी है और अब भारतीय सेना अपने करीब 10,000 जवानों को यहां से हटाकर उनके प्रमुख उद्देश्य यानी पूर्वी सीमा पर चीन की ओर से बढ़ते खतरे से निपटने का काम सौंपेगी। ये जवान रिजर्व डिवीजन का हिस्सा होंगे, जिन्हें आसानी से कभी भी एलएसी पर सुरक्षा कर रहे फ्रंट लाइन सैनिकों का सहयोग करने भी भेजा जा सकता है या फिर संवेदनशील इलाकों में किसी आकस्मिक स्थिति से भी निपटने भेजा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक 3,000 सैनिकों को पूर्वोत्तर के राज्यों की आंतरिक सुरक्षा और आतंकरोधी ड्यूटी से हटाया गया है। बाकी 7,000 सैनिकों को इस साल के आखिर तक हटाया जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कदम से सेना को सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने और पारंपरिक अभियानों के लिए अपने जवानों को प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी। कई संसदीय समितियां भी सुझाव दे चुकी हैं कि आतंकरोधी या चरमपंथी रोधी अभियानों में सैनिकों की संख्या हटाई जाए, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप सेना अपने सबसे बड़े काम यानी देश को बाहरी आक्रमण से बचाने पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाती। 12 जनवरी को आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भी कहा था कि सेना पूर्वोत्तर भारत में अपनी संख्या कम करने की प्रक्रिया में है ताकि वह बाहरी खतरों से निपटने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। पूर्व नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने बताया कि आतंकरोधी का चरमपंथी रोधी अभियानों से सैनिकों की संख्या घटाना एक अच्छा कदम होगा। उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर के राज्यों में सुरक्षा की स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है और अब इसे पुलिस या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी संभाल सकती है। इससे पूर्वी कमांडो को उनके मुख्य उद्देश्य पर ध्यान देने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी दोनों ही खतरा है। आंतरिक सुरक्षा में सेना के जवानों की संख्या को घटाने से सीमा पर प्रबंधन में मदद मिलेगी। पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति बेहतर हुई है। बीते साल एक बड़ी संख्या में यहां मौजूद चरमपंथी संगठनों ने आत्मसमर्पण भी किया है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सर्वे ने बताई देश के मन की बात, पीएम मोदी पहली पसंद। आज हुए चुनाव तो आसानी से बहुमत जुटा लेगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस भले ही कुछ भी कहे, लेकिन कोरोना संकट जैसी तमाम परेशानियों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है। देश की जनता आज भी पीएम मोदी को उतना ही प्यार करती है और यदि आज लोकसभा चुनाव कराए जाए तो भाजपा आसानी से बहुमत के आंकड़े को प्राप्त कर लेगी। इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट्स के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक अधिकांश लोग कोरोना महामारी को संभालने के सरकारी प्रयासों से खुश हैं और अगर अभी लोकसभा चुनाव कराए जाते हैं तो भाजपा ही उनकी पहली पसंद होगी। 19 स्टेट्स में हुआ सर्वे। यह सर्वेक्षण 3 जनवरी से 13 जनवरी के बीच 19 राज्यों में कराया गया। इस दौरान कुल 12,232 इंटरव्यू कंडक्ट किए गए। सर्वे में पाया गया कि 73% जनता कोरोना संकट से निपटने में प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से संतुष्ट हैं। उसे लगता है कि पीएम की प्रभावी नीतियों और फैसलों के चलते भारत को दुनिया के बाकी देशों से मुकाबले कम नुकसान हुआ। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार 64% लोग एनडीए सरकार के अब तक के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। अगर अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो 543 लोकसभा सीटों में से पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को 43% वोटों के साथ 321 सीटें मिल सकती है। वहीं अकेले भाजपा को ही 37% वोट के साथ 291 सीटें मिलने की संभावना है। यूपीए के लिए स्थिति ज्यादा बदलने वाली नहीं है। उसे 27% वोटों के साथ 93 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अकेले कांग्रेस को महज 51 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। वहीं अन्य दलों को 30% वोटों के साथ 129 सीटें मिल सकती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाइडेन के सत्ता संभालते ही झूम उठा भारतीय शेयर बाजार, देखें। जी हां दोस्तों, बाइडेन के अमेरिका के सत्ता संभालने के बाद भारतीय शेयर बाजार में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला है। शेयर मार्केट के इतिहास में सेंसेक्स पहली बार 50,000 का आंकड़ा पार किया है। गुरुवार को जब शेयर बाजार खुला तो सेंसेक्स 5,096.57 और निफ्टी 14,730 पर खुला। बाइडेन ने आते ही ट्रंप की कई नीतियों को पलट दिया है, जिसके बाद भारतीय निवेशकों में भी खुशी, जिसका असर शेयर बाजार पर साफ दिख रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए टनल पर ज्यादा फोकस कर रहा है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए हर तरीके आजमा रहा है। एलओसी से जहां लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है, वहीं पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से आतंकियों को भारत भेजने की कोशिश में अब टनल पर ज्यादा फोकस कर रहा है। पिछले कुछ सालों में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कई टनल पकड़ी हैं। आतंकियों को पूरा फोकस जम्मू। पहले जहां टनल के जरिए घुसपैठ या आतंकियों तक हथियार भेजने की कोशिश पंजाब से होती थी, वहीं पिछले कुछ सालों में पूरा फोकस अब जम्मू हो गया है। पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों को आखिरी टनल जनवरी 2003 में मिली थी। तब 50 मीटर लंबी टनल मिली, जिसके जरिए आतंकी घुसकर अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में थे। इससे पहले 2001 में 90 मीटर लंबी, 1999 में 170 मीटर लंबी, 1998 में 45 मीटर लंबी और 1997 में 35 मीटर लंबी टनल मिली थी। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पहली टनल 2012 में सांबा में मिली थी। यह टनल करीब 55 मीटर लंबी भारत की तरफ थी और माना जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ यह 200 मीटर लंबी रही होगी। इसके बाद साल 2016 में 2 टनल मिली, जिसमें एक 40 मीटर लंबी थी और एक 33.5 मीटर लंबी। 2017 में भी 2 टनल मिली, जिसमें एक टनल ऐसी पाई गई जिसका एग्जिट पॉइंट आतंकी तक तैयार नहीं कर पाए थे। पिछले साल यानी 2020 में भी 2 टनल मिली। इसी साल 13 जनवरी को भी जम्मू में 150 मीटर लंबी टनल मिली। सुरक्षा एजेंसी के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक अब जिस तरह की टनल मिल रही है, उसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि टनल के अंदर ऑक्सीजन मिलती रहे और विड पॉइंट बनाए गए थे। साथ ही टनल के ओपनिंग पॉइंट पर स्टेप्स भी मिले, जिससे बाहर निकलने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि सामान्य लोग इस तरह की टनल नहीं बना सकते। आतंकियों को पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों का सपोर्ट पहले से ही मिल रहा है और अब लग रहा है कि उन्हें ज्यादा टेक्निकल सपोर्ट मिलने लगा है और इसमें पाकिस्तान ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 100 किलोमीटर दूर जमीन पर दुश्मन के ठिकाने ध्वस्त करेगा स्मार्ट अस्त्र। एचएएल ने हॉक आई विमान से किया पहला सफल परीक्षण। जी हां दोस्तों, सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गुरुवार को स्मार्ट एयरफील्ड विध्वंसक अस्त्र का सफल परीक्षण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह स्मार्ट अस्त्र 100 किलोमीटर दूर से ही जमीन पर स्थित दुश्मन के बंकर और एयरफील्ड को नेस्तनाबूद कर देगा। एचएएल ने ओडिशा अपतटीय क्षेत्र में हॉक आई विमान से इसका पहला परीक्षण किया है। एचएएल के परीक्षण पायलट विंग कमांडर पी अवस्थी और विंग कमांडर एम पटेल ने स्मार्ट को विमान से दागा और इसने मिशन के सभी उद्देश्य पूरे कर लिए। इस संबंध में एचएएल के एक अधिकारी ने कहा कि यह हॉक आई विमान से किया गया पहला परीक्षण था। इसने सटीक निशाना साधा तो परिणाम उम्मीद के अनुरूप मिले। एचएएल ने एक बयान में कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा विकसित स्मार्ट अस्त्र को भारत हॉक MK 132 द्वारा दागा गया। टेलीमेट्री और ट्रैकिंग प्रणालियों ने परीक्षण के सफल होने की पुष्टि की। एचएएल के CMD आर माधवन ने कहा कि DRDO और CSIR प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेश विकसित प्रणालियों तथा अस्त्रों के
प्रमाणीकरण के लिए अपनी कंपनी के स्वामित्व वाले हॉक आई प्लेटफॉर्म का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन वापस जाओ, अरुणाचल में चीनी गांव बसाने वाली खबरों पर प्रदर्शन शुरू, फूंका गया शी जिनपिंग का पुतला। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कुछ दिनों पहले ही एनडीटीवी ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से एक गांव बनाए जाने की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी थी। सैटेलाइट तस्वीरों से यह सामने आया है कि चीन ने भारत की सीमा के भीतर अरुणाचल प्रदेश में एक गाँव बसा लिया है, जिसमें लगभग 101 घर हैं। यह इलाका ऊपरी सुबनसिरी में सारी चू नदी के किनारे पर है। भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से इस जगह को लेकर विवाद चल रहा है और इस जगह को आर्म्ड कन्फ्लिक्ट यानी सशस्त्र संघर्ष वाले जगह के तौर पर चिन्हित किया गया है। गुरुवार को ऊपरी सुबनसिरी को स्थानीय लोगों ने भारत की सीमा में घुसकर चीन की ओर से गांव बनाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला भी फूंका और चीन के खिलाफ नारे लगाते हुए प्ले कार्ड्स भी दिखाए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने चीन वापस जाओ, हम भारतीय हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए। यह विरोध प्रदर्शन ऊपरी सुबनसिरी के दपोरिजो टाउन में ऑल तेगिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल गीबा सर्कल विजिलेंस फोरम और न्यू मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन सहित कई युवा संगठनों की ओर से आयोजित किए गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत फ्रांस युद्ध अभ्यास में शक्ति प्रदर्शन जारी, सीडीएस बिपिन रावत उड़ाएंगे राफेल। जी हां दोस्तों, इंडो फ्रेंच वॉर गेम्स डेजर्ट नाइट 21 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत गुरुवार को फ्रेंच राफेल लड़ाकू विमानों में एक सॉर्टी का काम करेंगे। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने एएनआई को बताया, सीडीएस को युद्ध के बारे में जानकारी दी जाएगी और संयुक्त अभ्यास दोनों देशों की वायुसेनाओं की सक्रियता को बढ़ाएगा। ऑपरेशनल ब्रीफिंग के अलावा रावत लगभग 1 घंटे के लिए फ्रांसीसी वायुसेना के राफेल विमान में काम करेंगे और भारतीय और फ्रांसीसी वायुसेना के आविष्कारों में सबसे उन्नत लड़ाकू विमान से परिचित होंगे। भारतीय वायुसेना ने अपने फ्रेंच समकक्षों के साथ बुधवार को जोधपुर में राफेल लड़ाकू जेट विमानों को शामिल करने वाले पहले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय युद्धक विमान को शुरू किया। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट -21 के पहले संस्करण के हिस्से के रूप में 4 फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान A320 मल्टी रोलर टैंक परिवहन विमान का उपयोग करते हुए जिबूती एयरबेस से लगभग 4 घंटे के लिए सीधे उड़ान भरने के बाद जोधपुर में उतरे। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 इस साल 20 जनवरी से 24 जनवरी तक जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर किया जा रहा है। फ्रांसीसी सेना राफेल, एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट, A400M टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और लगभग 175 कर्मियों के साथ भाग ले रही है। अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय वायुसेना की विमानों में मिराज 2000, Su-30 MKI, राफेल IL-78 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और AEW&C विमान शामिल हैं। अभ्यास 2 वायुसेनाओं के बीच जुड़ाव की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत को कद बढ़ने के साथ ज्यादा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना होगा, सेना प्रमुख। जी हां दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत को कद बढ़ने के साथ ज्यादा सुरक्षा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रणनीतिक दबदबा कायम रखने के लिए रक्षा निर्माण क्षमताओं में वृद्धि करनी होगी, क्योंकि दूसरे देशों पर हथियारों के लिए निर्भरता से संकट के समय में जोखिम बढ़ सकता है। सेना उद्योग भागीदारी पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि सुरक्षा बलों को 2020 में कोविड-19 महामारी और उत्तरी सीमाओं पर अस्थिरता की दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा तथा आत्मनिर्भरता पर सरकार के ध्यान देने से देश के समग्र रणनीतिक लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिद्वंदियों के साथ सीमाओं को लेकर अनसुलझे मुद्दे और पूर्व में हो चुके युद्ध के मद्देनजर हमें छुदा युद्ध तथा वामपंथी उग्रवाद जैसी चुनौतियों से भी निपटना पड़ सकता है। उन्होंने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर द्वारा आयोजित सेमिनार में कहा, भारत एशिया में, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में बढ़ता हुआ क्षेत्रीय वैश्विक ताकत है। जैसे जैसे हमारा दर्जा और प्रभाव बढ़ता जाएगा, हमें ज्यादा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भारत की उत्तरी सीमाओं पर बढ़ रही सुरक्षा चुनौतियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इन सुरक्षा चुनौतियों के समाधान के लिए आधुनिकीकरण के जरिए सेना के क्षमता निर्माण में बढ़ोतरी करना जरूरी है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले 8 महीने से ज्यादा समय से पूर्वी लद्दाख में गतिरोध चल रहा है। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में तेजी से रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण करने के लिहाज से पिछड़ रहा था। उन्होंने देश की समग्र सैन्य क्षमताओं में बढ़ोतरी के लिए स्वदेशी उद्योग से अनुसंधान और विकास में निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, दूसरे देशों के उपकरणों पर सैन्य बलों की भारी निर्भरता को घटाना होगा और रक्षा क्षेत्र के लिए आज के समय की जरूरत के हिसाब से इसका समाधान करना होगा। नरवणे ने कहा, हम स्वदेशी उपकरण और हथियार प्रणाली खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि सेना के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी और हथियारों के साथ मुकाबला करना और युद्ध जीतने से ज्यादा कुछ प्रेरणादायी नहीं होगा। घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में निजी उद्योगों को सरकार की सुधार पहल का फायदा उठाने के लिए
प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि सेना भी इसका पूरा समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा, हथियारों और उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता से संकट के दौरान खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में हमने स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देकर इस रुझान को पलटने का प्रयास किया है और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सेमिनार में भारतीय सेना और SIADM के बीच MOU पर दस्तखत हुआ। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 10 लाख कोरोना टीकों से गदगद नेपाल, KP ओली ने की PM मोदी की तारीफ। जी हां दोस्तों, भले ही पिछले कुछ समय से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार चीन के इशारे पर नाच रही हो, लेकिन भारत ने कोविड-19 संकट में सदियों पुराने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। पहले PPE किट और वेंटिलेटर्स जैसे जरूरी सामान देकर साथ निभाया, तो अब कोरोना टीके के 10 लाख डोज भेजे हैं। इस मदद से पड़ोसी देश नेपाल गदगद है और राजनीतिक संकट का सामना कर रहे PM KP ओली ने भारतीय समझ की जमकर तारीफ की है। KP ओली ने गुरुवार ट्विटर पर कहा, ऐसे अहम समय पर जब भारत ने अपने लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की है, नेपाल को 10 लाख टीके के उदार अनुदान के लिए मैं PM नरेंद्र मोदी जी, सरकार और भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।